यस, सो हाय एवरीवन। आपके सितंबर 25 के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत बच्चों ने वो नहीं ढंग से करे हैं। उसका एक क्विक रिव्यू लेंगे क्योंकि एग्जाम आपका आज ही है। और आरटीपी में 4 क्वेश्चन है जो मेजरली इससे डील करते हैं, उसको भी एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा दूंगा, ताकि एटलीस्ट ऐसा ना लगे कि सर पेपर में आया और हमने आरटीपी करी नहीं थी। दैट विल बी द बिगेस्ट रिग्रेट। लेट्स ट्राई टू अवॉइड दैट। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी नहीं है, ये क्लैरिफाई करा गया था आपके एग्जामिशन चैप्टर में। जहां जहां लोकल अथॉरिटी आएगा वहां पे डीडीए को आपको एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, चैप्टर नंबर 1 पे सप्लाई में टैक्सीबिलिटी ऑफ फ्यू आइटम्स के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन आया था कि जो पेनल चार्जेस है ना, वो पेनल चार्जेस आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस की तरह ही ट्रीट करने हैं। बैंक से जो पेनल चार्जेस लगाता है, दिस पेनल चार्जेस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू डिस्करेजिंग द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी ब्रीच। तो वहां पे वही गोल्डन लाइन आपको याद रखनी है, इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट फॉर नॉट टॉलरेटिंग, जो हम लिक्विडेटेड डैमेजेस में यूज करते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट आया तो आप बस बोलना कि दिस इज लाइक अ लिक्विडेटेड डैमेजेस, सो दीज आर मियरली इवेंट्स, दे आर टू डेटर, मतलब दे वांट टू अवॉइड नॉन कंप्लायंस, हेंस दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, ये जीएसटी में नहीं आता है। नेगेटिव लिस्ट के अंदर पैराग्राफ नंबर 9 और 10 आपको ध्यान देने हैं, ये वाला छोड़ो। पैराग्राफ नंबर 9 और 10 आपका मटेरियल ने आपके अमेंडमेंट्स के अंदर डाला था। व्हाट इज पैराग्राफ नंबर 9 एंड 10 विद रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस? लेट्स से को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में डिफरेंस समझना। अगर ए और बी कंपनी इंश्योरेंस वाली, लेट्स से आप कोई भी ले लो, एलआईसी और आईसीआईसीआई मिलके एक इंश्योरेंस देते हैं, दैट इज अ को इंश्योरेंस। लेकिन अगर एलआईसी पहले देता है और बाद में उतना एक पार्ट, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट री इंश्योर करवा लेता है, तो दैट इज अ री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी लगता है, को इंश्योरेंस में देर इज सम एग्जेम्पशन, बेसिकली एग्जेम्पशन इन द सेंस दैट वो सप्लाई नहीं माना जाता। री इंश्योरेंस में भी एक पैराग्राफ नंबर 10 है जो हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। देखो, लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी ए है और इंश्योरेंस कंपनी बी है, ये दोनों ने मिलके एक पर्टिकुलर पॉलिसी टेकअप करी थी टू द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका प्रीमियम था लेट्स से 10 लाख रुपीस। अब इसमें से ना एक होता है लीड इंश्योरर। क्या होता है लीड इंश्योरर? जो बेसिकली वहां पे ट्रांजैक्शन में उसका नाम आएगा, एक्चुअल में और भी दोनों है लेकिन हिसाब किताब बी करेगा। तो ये जो 10 लाख का प्रीमियम पे किया जाएगा ना, दिस प्रीमियम विल बी पेड टू द बी, और 10 लाख पे जो है वो जीएसटी लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बी क्या करेगा कि क्योंकि दो जने इन्वॉल्व है ना, तो लेट से ए 40% ऑफ द रिस्क टेक ओवर कर रहा है, तो वो 40% का प्रीमियम भी खाएगा। तो बी कहेगा कि भैया 10 लाख में से 40% शेयर तेरा, क्योंकि रिस्क 40% की तेरी है, वो तो बस मैंने वहां पे बात करके 10 लाख कलेक्ट किया है, लेकिन इसमें से जो 4 लाख है वो तो तेरा इनकम है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जब 4 लाख का अपोर्शनमेंट हो रहा है, ये जो अपोर्शनमेंट हो रहा है और ये जो को इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है, क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी आएगा? क्या 4 लाख पे दोबारा जीएसटी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड 10 लाख पे जीएसटी लग चुका है, वरना डबल टैक्सेशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द री इंश्योरेंस वाले में क्या आया है एग्जैक्टली पैराग्राफ नंबर 10 में, ध्यान से सुनना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एलआईसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और एलआईसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने एक पॉलिसी ली। उस पॉलिसी में जो प्रीमियम था, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, दैट इज लेट्स से द 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस का प्रीमियम था। अब एलआईसी को लगा कि भैया हमने तो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया, इतना बस की बात नहीं थी, तो लेट्स से इसमें से 30% इन्होंने री इंश्योरेंस में डाल दिया। वहां से आया लेट्स से एचडीएफसी इंश्योरेंस, और उसको उन्होंने बोला कि भैया तू 30% का रिस्क टेक ओवर कर ले, मैं तुझे 3 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा, दैट इज द शेयर ऑफ द प्रीमियम। अब ध्यान से सुनना, जब 3 लाख पे कोई डाउट नहीं है, 3 लाख पे जीएसटी आने वाला है। हियर द सप्लायर इज एचडीएफसी एंड एलआईसी इज द रिसीवर, रेसिपिएंट। तो यहां पे कोई डाउट नहीं है कि 3 लाख पे जीएसटी आएगा और 10 लाख पे भी जीएसटी आएगा। ये दोनों अगर साथ में को इंश्योरेंस में होते तो वो बच जाता, लेकिन ये अलग अलग ट्रांजैक्शन है, 3 लाख पे भी जीएसटी आएगा। अब बात ये हुई, एलआईसी ने बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से ये 10 लाख रुपीस कमाने के लिए हमने 1 लाख का खर्चा भी किया था। देर वॉज एन एक्सपेंस ऑफ 1 लाख रुपीज, जो कि एडमिन कॉस्ट, सॉलिसिटिंग कॉस्ट वगैरह रहती है। तो जब तू 10 लाख का 30% एब्जॉर्ब कर रहा है, देन यू शुड एब्जॉर्ब 30% ऑफ द 1 लाख एज वेल। तू खर्चा भी तो एब्जॉर्ब कर। तो एचडीएफसी ने कहा ठीक है, रोना धोना क्या है भाई, 1 लाख का जो 30% है, आप 30,000 यहां से माइनस कर दो। सवाल ये उठा कि क्या ये 30,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा? बिकॉज सप्लायर कैन बी एलआईसी, रेसिपेंट कैन बी एचडीएफसी इन दैट केस। व्हाई? बिकॉज एलआईसी इज अर्निंग दैट अमाउंट, रिडक्शन ऑफ आउटफ्लो इज एन इनकम। तो क्या 30,000 पे जीएसटी लगेगा? हमने कहा नहीं, वो सप्लाई नहीं है, वो पैराग्राफ नंबर 10 में। सो दिस इज नोन एज द सीडिंग कमीशन। ये सीडिंग कमीशन है। 3 लाख पे जीएसटी लगना चाहिए और फिर 30,000 पे इट इज नॉट अ सप्लाई। ये पैराग्राफ नंबर 9 और 10 थे, इसका क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं सर हमारा अमेंडमेंट चैप्टर नंबर 2 में चार्जिंग सेक्शन के रिस्पेक्ट में एक नया नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, दैट इज द अनडीनेचर्ड ईएन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। बट कौन सा वाला? विच इज यूज्ड फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में डीनेचर्ड रहता है, वहां पे जीएसटी लगेगा।
उसके बाद सर आरसीएम के ट्रांजैक्शंस में दो जगह चेंजेस है। स्पॉन्सरशिप सर्विस, स्पॉन्सरशिप क्या होता है, इवेंट वगैरह के रिस्पेक्ट में एडवर्टाइजिंग, नॉर्मल एडवर्टाइजिंग नहीं, इवेंट्स वगैरह के रिस्पेक्ट में जो एडवर्टाइजिंग होती है वो होती है स्पॉन्सरशिप। उसमें पहले होता था सप्लायर एनी पर्सन, अब है एनी सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और एलएलपी। तो अगर एक स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है मतलब द सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेसिपिएंट वो तो सेम है, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, दैट रिमेन सेम। तो सर अगर पेपर में अपना सप्लायर एक कंपनी वगैरह आया कि यार ए लिमिटेड ने सप्लाई करा, और सप्लाई करा मतलब द पर्सन हु इज रिसीविंग द मनी, हु इज रिसीविंग द कंसिडरेशन, तो जिसने वो एडवर्टाइजिंग सर्विस दी होगी इवेंट के रिस्पेक्ट में वो हमारा सप्लायर होगा। तो अगर वो कंपनी दिया जाएगा तो आप वहां पे सीधा एफसीएम लगा देना, आरसीएम चेक ही मत करना। लेकिन अगर लेट से दिया हुआ है कोई फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ दिया हुआ है सप्लायर, और रेसिपिएंट दिया हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, मतलब कंपनी, एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म, तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा। नेक्स्ट एक अमेंडमेंट आया था आपका कमर्शियल ट्रांजैक्ट, कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट। कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट के रिस्पेक्ट में एक आरसीएम ट्रांजैक्शन लगता है, दैट इज अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। रेंट पे देने वाला लैंडलॉर्ड जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो शॉप वगैरह रेंट पे दी है, और रेसिपिएंट जो है वो है रजिस्टर्ड, तो उस केस में आरसीएम लगता है। बट नाउ द अमेंडमेंट इज रेसिपिएंट शुड बी अदर देन द कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर, मतलब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिमिलर बात सिक्योरिटी सर्विसेज में भी लिखी गई है। सिक्योरिटी सर्विसेज में भी जो सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट द कॉम्पोजिशन सप्लायर, तो वही बात अब यहाँ पे भी आ रही है। तो अगर उस केस में सर अगर अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड इज द कॉम्पोजिशन, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। आप एग्जाम वर्ड मत यूज करना, लेकिन वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम मतलब 2 क्लॉज 47 में आना चाहिए, ठीक है, मतलब जिसमें वो डिफाइन करा गया है। एजुकेशन सर्विसेज में जस्ट एक क्लैरिफाई, जियोथ इंस्टीट्यूट, मैक्स मुलर भवन जो जर्मनी वगैरह भेजते हैं स्टूडेंट्स को, वो जीएसटी लगाएंगे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। एंट्री नंबर 34 इन विच देयर इज द एग्जेम्पशन ऑफ अक्वायरिंग बैंक सर्विसेज, जिसमें सेटलमेंट अप टू 2000 होता है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगता। उसमें एक चीज क्लैरिफाई करी गई कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं ना, वो भी एक्वायरिंग बैंक की तरह ही काम करते हैं, बिकॉज दे हैव द कंट्रोल ओवर द मनी, वो मनी होल्ड करके रिलीज करते हैं। लेकिन जो पेमेंट गेटवे होता है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वहां पे ये 34 एंट्री नंबर 34 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बना होता है, एंड इट इज मैंडेटरी, मतलब इंडिया में अपने को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो पैसा जाता है, उसका जो प्रीमियम जाता है, दैट गोज टू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। और ये इंश्योरेंस सबको देता है इंडिया में। तो हिट एंड रन केसेस वगैरह के केस में जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है वो इस फंड से दिया जाता है। सो दिस इज गिविंग द इंश्योरेंस सर्विस, और बदले में इसका प्रीमियम कलेक्ट होता है। प्रीमियम मैंडेटरी है इंडिया में, हम सबको जब गाड़ी लेते हैं हमें देना पड़ता है, ये इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3A सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, याद है जिसके अंदर कॉम्पोजिट होता है और गुड्स का वैल्यू 25% नहीं क्रॉस कर रहा तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। एंट्री नंबर 3 इज द प्योर लेबर सर्विसेज, जो कि ये 243G 243W के रिस्पेक्ट में दी जा रही है टू द गवर्नमेंट, CG SG UT वगैरह। अब इसमें क्या बोला गया है, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज है टू द MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बट इसमें पर्पस क्या है, फॉर अपकीप ऑफ देयर ऑफिस, मतलब उनको ऑफिस ठीक ठाक रखने के लिए। क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा एंट्री नंबर 3 का? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिस ठीक ठाक रखना इज नॉट समथिंग विच इज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243W। 243W या 243G का लिंक होना चाहिए, तो ही उस केस में एंट्री नंबर 3 का बेनिफिट मिलता है, वरना नहीं मिलता, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज एग्जेम्पशन के अंदर एक आपको स्पेसिफिक पार्टनर याद रखना है, एक नेम याद रखना है कि इफ द ट्रेनिंग पार्टनर इज अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उस केस में भी अब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। आपको ये पहले हुआ करता था, बीच में डिलीट हुआ था, अब दोबारा डल गया है। ट्रेनिंग पार्टनर हु इज डायरेक्टली अप्रूव्ड बाय द NSDC, इन दैट केस एग्जेम्प्ट। एंट्री नंबर 25 है इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में, जो भी आपके एंसिलियरी सर्विसेज होती है, मीटर शिफ्टिंग वगैरह हो गया, डुप्लीकेट बिल हो गया, एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में एंसिलियरी, तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है। पहले ये एंड वर्ड था, अब वो और हो गया, ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 11A और 6A, इसके अंदर कुछ भी आपको भी करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास पावर है बेसिकली, कहीं पे अगर कोई पैसा कम, कोई जीएसटी अगर कम लगा है या फिर रिकवरी नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट हैज अ पावर टू से कि हम इसको रिकवर नहीं करेंगे। 13.3 जो हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द RCM। तो वहां पे पहले क्या होता था, जो पेमेंट डेट है, मतलब रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट डेट या फिर बुक्स में जब उसने पेमेंट डाली, इसको अपन कंपेयर करते थे 61st डे फ्रॉम द इनवॉइस, जो सप्लायर इशू करता था। लेकिन सर व्हाट इफ द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, वहां पे कंसेप्ट आता है 31(3)(f) का, सेल्फ इनवॉइसिंग का। सेल्फ इनवॉइसिंग में रेसिपिएंट इनवॉइस निकालता है, तो उस केस में आपको डेट कंपेयर करनी है, पेमेंट डेट विद द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस।
खुद उसने सेल्फ इनवॉइस कब इशू किया। तो एग्जाम्पल इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, लेट से इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ये 31(3)(f) लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, वो तो अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या करना है, सेल्फ इनवॉइस करना है। और इमेजिन करिए कि इसका जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है लेट से 5 अक्टूबर को, और सेल्फ इनवॉइस निकाला है आज के दिन 12 सितंबर को। तो सेल्फ इनवॉइस की डेट विल बी द अर्लियर, 12 सितंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, और सितंबर का पेमेंट हम करेंगे अक्टूबर में। मतलब चेक करना अगर पेपर में टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं या पेमेंट कब करना है, पेमेंट अगले महीने 3B के टाइम पे हो जाएगा। ऐसी बात ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ 13(3) में है, 12(3) गुड्स के केस में नहीं है। वाउचर्स के रिस्पेक्ट में कुछ क्लैरिफिकेशंस आए थे, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला सवाल ये आया था कि वेदर द ट्रांजैक्शन इन वाउचर अंडर एनी डीलिंग ऑफ द वाउचर इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो। अब इसके सर दो तरीके आपको पेपर में लिखने हैं। हो सकता है वाउचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अप्रूव्ड बाय द आरबीआई और इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। अगर आरबीआई से अप्रूव्ड है तो वो मनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, एंड मनी इज नॉट गुड्स नॉट सर्विसेज। अगर वो इंस्ट्रूमेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई नहीं है तो टेक्निकली मनी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन वो एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। एंड एक्शनेबल क्लेम ये कौन सा वाला है, इट इज नॉट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई से बाहर हो जाएगा शेड्यूल नंबर 3 में। तो दोनों के रीजन कुछ और है, लेकिन यस कंक्लूजन इज द सेम थिंग कि जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन वाउचर व्हेन आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें दो मॉडल रहते हैं। मॉडल नंबर 1 रहता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहता है कि सर हम आपसे ना वाउचर बाय कर लेंगे और खुद आगे सेल करेंगे। सो दिस इज अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे वो हमसे बाय कर रहा है। तो यहाँ पे द आंसर रिमेन सेम कि वाउचर इज नॉट अ सप्लाई, वाउचर में कोई सप्लाई का मतलब नहीं है। तो इसीलिए जब वो हमसे बाय करेंगे वो भी सप्लाई में नहीं आएगा, वहां पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन मॉडल नंबर 2 क्या कहता है कि एजेंट कहता है कि सर हम आपसे बाय नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बाय द वाउचर फ्रॉम यू, वी विल जस्ट हेल्प यू सेल इट। हम आपके लिए कस्टमर लाके देंगे, आप डायरेक्टली बेचना, उसका एक कमीशन खाएंगे हम 5% 10%। सो दैट इज अ नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस, वहां पे आपका जीएसटी लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट विद रिस्पेक्ट टू द एडिशनल सर्विसेज सच एज एडवर्टीजमेंट, अब जैसे हमारा एजेंट कह रहा है सर हम आपको मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की सर्विस देंगे, तो यार उस पर तो नॉर्मल जीएसटी लगने वाला है, इसमें कभी डाउट ही नहीं था, इस पे तो नॉर्मल जीएसटी लगेगा, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेकेज। ब्रेकेज मतलब 1 लाख के वाउचर इशू करे थे, 80,000 के रिडीम हो गए हैं और वैलिडिटी के टाइम पे 20,000 के रह गए, 20,000 रिडीम नहीं हुआ, तो इज दिस अंडर जीएसटी, आंसर इज नो, ये जीएसटी के अंदर नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है, देखो 20,000 को हम कंसिडरेशन वर्ड असाइन नहीं कर सकते। 2 क्लॉज 31 में जो कंसिडरेशन डिफाइंड है इट इज विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, बट वाउचर को अभी हमने बोला इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के अंदर। तो व्हेन इट इज नॉट अ सप्लाई तो उसके रिस्पेक्ट में पैसे को हम कंसिडरेशन वर्ड नहीं यूज कर सकते। ये बात समझ में आई। दूसरा क्वेरी आता है कि सर कैन दिस बी agreement to refrain, agreement to do or not to do something, refrain from doing something। तो यहाँ पे क्लेम ना करके कोई refrain from doing something का सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसेप्ट लग सकता है क्या, जो चैप्टर नंबर 1 में लगता है? नो, क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा गया है वन ऑफ द कंडीशंस इज दैट, मैं आपकी बात कर रहा हूँ शेड्यूल नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 5E की, डू समथिंग, टॉलरेट समथिंग, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसमें कंडीशन लगी हुई है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। और यहाँ पे मेरा कोई एग्रीमेंट थोड़ी है किसी के साथ कि जो ये कहता है कि आप इसको क्लेम मत करना। सो दिस इज अ मियर इवेंट, इट जस्ट हैपेंड, इट वाज नॉट एन इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नो एग्रीमेंट वाज देयर। तो आपको ब्रेकेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाना है। आगे आते हैं आपका एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिंपल सी बात सुनना। ऑटोमोबाइल सेक्टर में के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर यहां पे जो होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे जो गाड़ी वगैरह बना रहा है, लेट्स से टोयोटा कंपनी, और यहां पे है एक डीलर। अब डीलर ये गाड़ी खरीद रहा है बेसिकली और आगे बेचेगा, तो आईटीसी तो ब्लॉक नहीं है, ये हमें पता है। बात ये होती है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब ओईएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके फैक्ट्री के यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आएगा, ठीक है, गाड़ी वाले भैया आएंगे ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पे उसको वो गाड़ी जो है हैंड ओवर कर देनी है, वो गुड्स जो है वो हैंड ओवर कर देने, वॉट एवर द कार इज मेड वो यहाँ पे हैंड ओवर हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि वन ऑफ द कंडीशंस अंडर आईटीसी इज द रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सपोज ये हैंड ओवर हुआ एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आज के दिन 12 सितंबर को, और एक्चुअल में माल डीलर को अपनी फैक्ट्री में मिला 2 अक्टूबर को, तो आईटीसी सितंबर में मिलेगा या अक्टूबर में मिलेगा? आंसर इज सितंबर में मिलेगा। क्लैरिफाई करा गया कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इट शैल बी अज्यूम दैट द डीलर हैज रिसीव्ड द गुड्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर को जो हैंड ओवर किया जा रहा है ना, इट इज जस्ट लाइक हैंडिंग ओवर टू द डीलर।
तो कंट्रोल आ गया है। तो रिसीट जो है ना वर्ड, वो रिसीट इज नॉट द फिजिकल रिसीट एट ओट प्रीमाइसेस, रिसीट इज जब कंट्रोल इज एक्वायर्ड। एंड ट्रांसपोर्टर के ऊपर पूरा कंट्रोल डीलर का रहता है। ट्रांसपोर्टर के रिस्पेक्ट में रिस्क एंड एवरीथिंग इज विद डीलर। इनफैक्ट एट ऑन 12 सितंबर इटसेल्फ द प्रॉपर्टी पासेस टू द डीलर, ये जो डीलर है। तो फिर ये बेसिकली एक पर्सन है, तो इसको आईटीसी कब मिलेगा? 12 सितंबर को ही मिल जाएगा। अज्यूम कर लेना, मतलब क्लैरिफाई करा गया कि 12 सितंबर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो मैंने गुड्स रिसीव कर लिए। इट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स एट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। चलो सर आगे, ब्लॉट क्रेडिट के रिस्पेक्ट में प्लांट और मशीनरी जो वर्ड यूज करते थे हम 17.5D के अंदर, जिसके अंदर आप गुड्स और सर्विसेज अलग अलग अक्वायर करते हो फॉर कंस्ट्रक्शन, वो प्लांट एंड मशीनरी यूज करना है। सफारी रिट्रीट्स का केस लो, अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, इसको छोड़ दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। आधार के रिस्पेक्ट में एक छोटी सी बात याद रखना, इफ देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन जो कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं ऑप्ट कर रहा है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा बेसिकली इट विल बी फॉलोड बाय टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ द क्लाइंट दैट पर्सन along with the verification of the original copy of whatever documents he has uploaded। और ये सारा होने के बाद ही उसका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा, फिर आगे प्रोसेसिंग करी जाएगी। प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया था विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज एंड द अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए, इसका मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूं, ये कोई बहुत डिटेल नहीं है। रूल नंबर 46 में क्लॉज नंबर F में बेसिकली टैक्स इनवॉइस की मैं बात कर रहा हूं। उस टैक्स इनवॉइस वाले में ये बोला हुआ है कि जैसे जो ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह होती है, या जो ऑनलाइन गेमिंग मनी होता है, या ओडार सर्विसेज जो रहती है, इसके अंदर व्हेन द सप्लाई इज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन देन रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू, बोला गया था कि आपको उनका रेसिपिएंट का स्टेट रिकॉर्ड करना है, रेसिपिएंट का स्टेट रिकॉर्ड करना है। लेकिन बहुत सारे सप्लायर जो है दे वर नॉट रिकॉर्डिंग द स्टेट नेम ऑफ द अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऑन द इनवॉइस में रिकॉर्ड करने को बोला था, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अगर आपको याद होगा सेक्शन नंबर 12(2) ऑफ IGST प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके अंदर बोला गया था कि व्हेन द स्टेट नेम ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, जब वो अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड, तो उस केस में तीर घुमा के वापस आ जाता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। अबे नालायक सप्लायर क्या कर रहे थे, रेसिपिएंट का स्टेट रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे, जबकि बोला गया था रिकॉर्ड करने को, और उसी स्टेट को एड्रेस भी माना जाता है ऑन रिकॉर्ड। तो अगर वो रिकॉर्ड हो जाता तो वो आंसर बनता प्लेस ऑफ सप्लाई का, लेकिन बिकॉज सप्लायर्स वर नॉट रिकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई में, वो तीर घुमा के वापस आ रहा था एंड द आंसर वाज बिकमिंग द लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसके वजह से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो रहा था। तो इन्होंने सिर्फ रीआइटरेट किया कि भैया हम आपको फिर से बोल रहे हैं, डिवाइस करना, यू नो हैव अ सुटेबल मैकेनिज्म, डिवाइस अ सुटेबल मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट द रेसिपिएंट्स लोकेशन, recipient state is correctly recorded on the invoice and that shall be considered as the place of supply, because 12(2) वही बोलता है, 12(2) ने वही बोला था कि आपको रेसिपिएंट जो अनरजिस्टर्ड है उसका एड्रेस ही लेना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन एंड काइंड ऑफ अ वार्निंग टू द सप्लायर कि उन 3 केसेस के अंदर, जैसे ऑनलाइन ओइडार और ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर, जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू आप उसका स्टेट रिकॉर्ड कर लेना इनवॉइस के अंदर, एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। चलो, रूल नंबर 47 ए ने सिर्फ एक टाइम लिमिट लगाई है सेल्फ इनवॉइसिंग के केस में। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है ना, तो चाहे आरसीएम के अंदर ट्रांजैक्शन हो, सप्लायर ही टैक्स इनवॉइस निकालता है। बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, if the supplier is unregistered and this unregistered includes the person who is registered only for the purpose of 51 TDS जो सरकारी डिपार्टमेंट रहती है, तो उस केस में रेसिपिएंट को इनवॉइस निकालना पड़ता है और उस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी लिया जाता है अंडर रूल नंबर 36। पहले बोला गया था कि सेल्फ इनवॉइस करना है, लेकिन रूल नहीं था कि कब तक। सो नाउ द टाइम लिमिट इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सप्लाई। क्लियर? आगे ENR 03 है, ये ई-वे बिल का फॉर्म है। नाउ इफ अ पर्सन इज अनरजिस्टर्ड एंड इफ ही इज कॉजिंग द मूवमेंट ही कैन गेट रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड मतलब ENR 03 वो फाइल कर सकता है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग द ई-वे बिल। तो उसके पास GST नहीं है, लेकिन स्टिल वो आज क्या कर सकता है, ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। नॉट अ वेरी बिग डील, ये भी कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। देखो ECO में जो 9(5) सर्विसेज लगती है ना, 9(5) में क्या होता है, डीमिंग प्रोविजन लगता है कि जो 4 सर्विसेज रहती है वहां पे इट शैल बी अज्यूम दैट द ECO इज द सप्लायर नॉट द एक्चुअल सप्लायर। यहाँ पे बस क्लैरिफाई करा गया कि बेसिकली इस केस में ECO के 2 सप्लाई हो रहे हैं, एक 9(5) वाले हो रहे हैं डीमिंग प्रोविजन के, और एक खुद के मतलब जो वो मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है और लेट से लिस्टिंग फी वगैरह अर्न कर रहा है। तो क्लैरिफाई क्या करा है कि जो 9(5) का टैक्स होगा ना, वो कैश में पे करना पड़ेगा, उसके लिए आप अपना ITC यूज नहीं कर सकते। ITC कहाँ यूज करना है, वो लिस्टिंग फी के रिस्पेक्ट में, खुद के जो सर्विसेज के रिस्पेक्ट में GST होगा उसको आप पे करने के लिए आप ITC का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बस ये क्लैरिफाई करा गया था।
GSTR 7 जो है दैट इज द TDS रिटर्न, दैट इज नाउ मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब बिना कोई TDS अगर कोई नहीं है किसी मंथ में डिडक्शन, स्टिल आपको फाइल करना है। रिफंड की एलिजिबिलिटी में ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी आ जाती है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब एक्चुअल में लगी हुआ, एक्चुअल में सफर हुई हो, एक्चुअल में सफर हुई हो, तो आपको रूल 89(4) का रिफंड नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप उसको एक्सपोर्ट एक्चुअल में कर रहे हो, चाहे आप उसको जीरो रेटेड मतलब सेकंड डायमेंशन ऑफ द जीरो रेटेड आप SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट को दे रहे हो, तो कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई आप कर रहे हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्चुअल में पे हुई है, तो यू विल नॉट बी गेटिंग द रिफंड अंडर 89(4). समन्स के रिस्पेक्ट में बस एक बात बोली गई थी कि अब आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है, अनलेस ऑन ओथ आपको जाना पड़ रहा है। अब ये जो 74A ना भैया, 74A में एकदम ध्यान रखना, पहले तो क्वेरी आ रहा है बहुत कि सर 73 74 है या नहीं है। अरे टाइम पीरियड वाइज है, अगर कोई डिमांड वगैरह निकली है या रिफंड का जो केस आपका बन रहा है इरोनियस का, वो 24-25 ईयर या ऑनवर्ड्स बन रहा है, तो वहां पे 74A लगता है। तो ऑब्वियसली चांसेस है पेपर में आपसे 74A पूछा जाएगा, बट एक बार ये पेपर में चेक कर लेना, अगर डिमांड 22-23 की है या 23-24 की है, तो वहां पे अपना क्या लगेगा, वहां पे 73-74 लगेगा। व्हेन आई कंपेयर 74A विद 73 एंड 74, देयर इज नो मेजर डिफरेंस, सिर्फ छोटी छोटी 3 चीजों का फर्क है, वो आपको ध्यान रखना है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। लेस देन 1000 74A का नोटिस नहीं आएगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरा फर्क क्या है सर, कि जो पेनल्टी अमाउंट्स वगैरह है ना, चांसेस दिए जाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सर दूसरा फर्क क्या है, टाइम लिमिट्स 73-74 में 3 साल 5 साल, फिर शोकॉज नोटिस का मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 महीना पहला 6 महीना पहला, वो बातें थोड़ी चेंज करी गई है, स्ट्रीमलाइन कर दिया है। 74A में चाहे फ्रॉड हो चाहे नॉन फ्रॉड हो, 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और द रिसीट ऑफ इरोनियस रिफंड आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, और उसके आगे 12 महीने में आपका ऑर्डर आ जाता है। ये ऑर्डर का टाइम लिमिट 6 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द नॉट बिलो द रैंक ऑफ द JC। और तीसरा फर्क क्या है, जो आपको पेनल्टी वेवर्स मिलते थे ना 73-74 में, आपको याद होगा 73 में 2 मौके मिलते हैं पेनल्टी बचाने के लिए, और 74 के फ्रॉड में आपको 3 मौके मिलते हैं, 15, 25 और 50% आपको पे करना पड़ता है। उसके टाइम लिमिट्स क्या थे, शोकॉज नोटिस से पहले विद इन 30 डेज ऑफ शोकॉज नोटिस एंड विद इन 30 डेज ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर, वो 30 डेज की जगह जो समय है वो 60 डेज हो चुका है, दैट इज 60 डेज। दिस इज द डिफरेंस। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो पेनल्टी के मौके हैं, जो पेनल्टी का वो 15, 25, 50%, दैट इज एग्जैक्टली द सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। ये कोई आपका अमेंडमेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। 122A और 122B छोड़ दो। टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, प्लीज ध्यान रखना, जब डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है, जब डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करता है, दैट इज द टाइम लिमिट ऑफ 6 months फ्रॉम द ऑर्डर और द डेट नोटिफाइड विच एवर इज लेटर। अब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी अलाउड है। अमेंडमेंट इज दैट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाज नॉट अर्लियर अलाउड टू द डिपार्टमेंट, नाउ इट इज अलाउड। और मेरे लिए टाइम क्या रहता है, 3 months फ्रॉम द ऑर्डर डेट और डेट नोटिफाइड विच एवर इज लेटर, एंड कॉन्डोनेशन 3 months। तो फर्क सिर्फ इतना है कि अब डिपार्टमेंट को भी कॉन्डोनेशन अलाउड है, ठीक है, डिपार्टमेंट को भी कॉन्डोनेशन अलाउड है। चलो अब प्री डिपॉजिट, यस एक्सपेक्टेड सवाल है। प्री डिपॉजिट प्लीज ध्यान रखना, जब आप CGST के पास, CGST के अंदर पहले बात करते हैं, अगर आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे तो वॉट एवर एडमिटेड लायबिलिटी मतलब आपने जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी आपने एडमिट किया है वो आपको पूरा करना है, और जितना भी बैलेंस डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है, मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं बाकी इंटरेस्ट पेनल्टी की बात नहीं कर रहा, जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका 10% आपको जमा करना है सब्जेक्ट टू द 20 CR। एंड व्हेन यू गो टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल में जो भी आपकी एडमिटेड लायबिलिटी वो तो पे करनी होती है, वो तो आपने पे कर दी, आपको एडिशनली 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना है। एंड व्हेन आई कवर अंडर IGST, तो ये अमाउंट जो है वो डबल हो जाएंगे। तो IGST के अंदर AA का लिमिट 40 करोड़ हो जाएगा, और ट्रिब्यूनल का लिमिट भी 40 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि CGST के अंदर मैक्सिमम 20 करोड़ है, तो SGST के अंदर भी तो 20 करोड़ है, तो वो 20 और 40 का थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी सर कस्टम्स में IGCR जो रूल्स है चैप्टर नंबर 1 में, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कंसेशनल नोटिफिकेशन आप लेते हो, उसमें छोटे छोटे 2-3 चीजें हैं। क्वार्टर को डिफाइन करा गया है कि इट इज अ कैलेंडर मंथ क्वार्टर। स्टेटमेंट ऑफ फाइलिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो आप स्टेटमेंट फाइल करते हो, वो पहले मंथली होता था, वो क्वार्टरली हो गया है। एक और चेंज जो हुआ है, री एक्सपोर्ट ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स। तो इसमें क्या होता है, जो आपका कोई माल अगर खराब आया है, अनयूटिलाइज्ड है या फिर खराब आया है, तो आप उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो री एक्सपोर्ट कब तक करना है, जो मेन नोटिफिकेशन है जिसके अंदर ये IGCR को रेफर करा गया है, उस नोटिफिकेशन का टाइम पीरियड पहले चेक करना। अगर वो साइलेंट है तो हम बताएंगे पहले 6 months था, अब वो 1 year हो चुका है। इसके सिवा एक और फर्क है, जो जॉब वर्कर को आप गुड सेंड करते हो, वो पहले 6 महीने तक कर सकते थे, नाउ इट इज 1 year। क्लियर।
आगे आते हैं, बाकी एफटीपी का ये कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, इसमें जस्ट हल्की हल्की बातें बोल रखी है कि स्टेक होल्डर से आप बात करना। अब हमने लगाया इसके अंदर 24 मिनट्स में 6 मिनट्स और लेके आपको फटाफट से एक बार अमेंडमेंट के क्वेश्चंस दिखा देता हूं। जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा, एक एक फॉर्मली नहीं सॉल्व करेंगे अपन, डोंट वरी। 4 क्वेश्चंस 14, 15, 16, 17 आपके इससे डील करते हैं। Akarsha Traders, a registered supplier in GST UP, had their registration cancelled retrospectively with effect from 1st September. Cancellation order 15 सितंबर को पास हुआ था। At the time of cancellation ITC हमने नहीं अवेल करा था, लेकिन बाद में क्या हुआ है सर, बाद में हमारा जो कैंसलेशन है वो रिवोक हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 6 कि जब आपने हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तब हम 16(4) के हिसाब से एलिजिबल थे आईटीसी क्लेम करने को, लेकिन फिर आपने हमारा बाद में कैंसिलेशन रिवोक कर दिया है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस पीरियड हमें एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो दो, तो हो सकता है तब तक 16(4) एक्सपायर हो जाए, तो 16(4) और इसके आगे आपको 1 मंथ लेना है, 1 मंथ फ्रॉम द रेवोकेशन, देन आई कैन विद रिस्पेक्ट टू दिस पीरियड आई कैन फाइल द 3B एंड क्लेम माई आईटीसी। यहां पे आप पेपर में बस देखना कि नाउ इस केस में द रिवोकेशन इज हैपनिंग ऑन 15th ऑफ दिसंबर, तो इसके आगे मेरे को 1 मंथ चाहिए, मुझे इसके आगे 1 मंथ चाहिए, मैं उसके अंदर 3B क्लेम करके 3B फाइल करके आई कैन क्लेम द आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू दिस पीरियड प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन आई वाज एलिजिबल फॉर 16(4). ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, वो 6 दिन बाद 7 दिन बाद 21 दिसंबर को ही क्लेम करना चाहता है, इट इज एब्सोल्युटली अलाउड, 1 मंथ में वो कर सकता है, क्योंकि याद है ना आपको 16(4) खत्म हो गया, 30 नवंबर खत्म हो चुकी है डेट। चलो आगे आते हैं। अर्नव एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड सप्लायर हैज ड्यूली फाइल्ड हिज जीएसटी रिटर्न्स ड्यूरिंग द ये 74A है, ये 74A मैं इसका आपको ब्रीफ दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अर्नव एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड सप्लायर ड्यूली फाइल्ड इट्स मंथली जीएसटी रिटर्न ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी the PO noticed an inadvertent short payment of 460 in the month of October on account of bona fide error. Before the issuance of show cause notice, he paid 1 lakh rupees on the basis of own ascertainment along with the applicable interest and penalty if any on 15th of September. Ascertain the last date by which the show cause notice can be issued by the PO for the amount of tax short paid by the Arnav Enterprises. दोनों में अब यहाँ पे जैसे आपका नॉन फ्रॉड का केस है और चाहे फ्रॉड का केस है, दोनों में आंसर क्या रहेगा, 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट क्या रहती है, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड, जो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला भी है कि ड्यू डेट कोई एक्सटेंड वगैरह नहीं हुई है, तो दैट इज द 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के आगे 3.5 साल आप गिनना, तो वो 30 जून की डेट बनेगी। तो यहाँ पे ईयर कौन सा है सर, ईयर है अपना 24-25, इसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न रहेगा 31 दिसंबर 25, इसके आगे 3.5 साल 26, 27, 28 और 30 जून 2029 आपका आंसर बनेगा। यहां तक आपका शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए और इसके आगे 12 महीने, इसके आगे 12 महीने विल बी द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आपका उसके आगे आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी पेबल ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 1 लाख ऑन द बेसिस ऑफ ओन असर्टेनमेंट। अगर आपका नॉन फ्रॉड का केस है और अगर शो कॉज नोटिस से पहले आपने कुछ पे किया तो आपको पेनल्टी नील पे करनी होती है, लेकिन अगर आपका फ्रॉड का केस है और आपने पेनल्टी वेवर नंबर 1 लिया तो स्टिल आपको 15% पेनल्टी पे करना पड़ेगा 15,000 रुपए का। Assuming the PO decides to issue show cause notice on 10th of October, which is well within time period, determine the maximum amount of tax for which he can show cause issue the show cause notice. तो देखो ना 460 का टोटल ड्यू था, जिसमें से 1 लाख तो मैंने पे कर दिया है, 1 लाख तो मैंने पे कर दिया है, तो आप बैलेंस के लिए मुझे प्रोसिक्यूट वर्ड, बैलेंस के लिए आप मुझे डिमांड नोटिस सर्व कर सकते हो, दैट इज द 3,60,000. Ascertain the last date by which PO should issue an order under 74A. अब ये हमने 10th अक्टूबर को शो कॉज नोटिस दे दिया, इसके आगे 12 महीने में आपका नोटिस आना चाहिए, ऑर्डर आ जाना चाहिए। बेसिकली दिस वाज द लास्ट डेट फॉर द नोटिस, बट एक्चुअल में तो आपने टाइम से इशू किया होगा ना, तो एक्चुअल में आपने 10th अक्टूबर को इशू कर दिया है। हाँ, तो इसके आगे अपन 12 महीने ऐड करेंगे। सेम फॉर ईयर ऑल्सो, 12 मंथ्स के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए। In continuation of the above, if the PO issues a show cause notice on 10th October for the amount of tax so allowed, and Arnav decides to pay the said tax on 5th December. अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि क्या मैंने सेकेंड वेवर अप्लाई किया, क्या मैंने सेकेंड वेवर को अवेल किया। अवेल करने का टाइम लिमिट है 60 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, तो वो यहाँ पे आपका पार हो जाएगा। 60 डेज बनेंगे यहाँ पे 9th ऑफ दिसंबर, उससे पहले 5th दिसंबर को मैं पे कर रहा हूं। तो अगर मैं शो कॉज नोटिस के विद इन 60 डेज पे करता हूं इन नॉन फ्रॉड केस, तब भी मुझे पेनल्टी नील पे करनी है। और अगर आपका फ्रॉड का केस है तो उस केस में ये सेकंड वाला ऑप्शन है, जिसके अंदर 25% आपको स्टिल पेनल्टी पे करना पड़ेगा ऑफ 3,60,000। ठीक है, अगले पे आते हैं।
यहाँ पे कुछ नहीं है। एपलेट अथॉरिटी पास्ड एन ऑर्डर अगेंस्ट द वेन्यू ऑटोमोबाइल डिमांडिंग द आईजीएसटी ऑफ 1200 CR। वेन्यू ऑटोमोबाइल विशेष टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ए। अब यहाँ पे एक क्वेरी आता है कि सर क्या मुझे एडमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे दिखानी है? यस, आप एडमिटेड लायबिलिटी शो करेंगे कि ये मुझे पे करना है। आपको ये नहीं दिमाग लगाना कि ए के टाइम पे पे हुआ होगा नहीं पे हुआ होगा, उसको छोड़ो। आप प्रॉपर जब सॉल्व करोगे एटी के लिए, यू विल कैलकुलेट वन पोर्शन एज द एडमिटेड लायबिलिटी and you will calculate another portion as 10% of the disputed tax. ओके, तो इसमें आईजीएसटी डिमांड कितना हुआ है? 1200 करोड़। अब देखते हैं हमने कितना एडमिट किया है। इट विशेस टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ए, इट एडमिट्स द लायबिलिटी ऑफ 100 करोड़। तो देखो 100 करोड़ की लायबिलिटी एडमिट करी तो आप यहाँ पे 100 पहले शो करेंगे। उसके बाद इट विशेस टू लिटिगेट द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना है? 1200 में से 100 कितना बचा? 1100। अब आगे देखते हैं। इट विशेस टू लिटिगेट द बैलेंस एंड फाइल एन अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। ये कौन सा केस है? आईजीएसटी का है। तो आईजीएसटी के केस में लिमिट इज 40 CR। तो इसका 10% क्या होगा? 110 करोड़, बट दिस विल बी लिमिटेड टू द 40 CR। टोटल प्री डिपॉजिट विल बी 140 CR। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इंश्योरेंस का केस है। एबीसी एंटर्स इनटू को इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद XYZ। तो एबीसी और XYZ मिलके एक क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं, दैट इज द ज्ञाति इंडस्ट्रीज। टोटल प्रीमियम 50 लाख है, विच इज अपोर्शन बाय द लीड इंश्योरर बिटवीन इटसेल्फ एंड XYZ। तो एबीसी इज द लीड इंश्योरर, तो ज्ञान ने एबीसी को पे किया होगा 50 लाख। एबीसी ने 50 लाख के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया होगा। अब इसमें 50 लाख का जो शेयर है वो को इंश्योरर को जाएगा 60-40, तो 40% चला गया। उस 40% पे जीएसटी नहीं लगने वाला, 50 लाख पे जीएसटी लग जाएगा। ये क्वेश्चन बताएगा। सी for the insurance jointly supplied, ABC agrees to discharge the entire GST liability on the full amount of premium। ये कंडीशन हमेशा पेपर में चेक करना कि इसके ऊपर 50 लाख के ऊपर पूरा एबीसी बोल रहा है कि मैं जीएसटी पे कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो इसमें से जो आगे अपॉर्शनमेंट होगा दैट इज नॉट अंडर सप्लाई, वो सप्लाई नहीं है। एग्जेम्प्ट वर्ड मत यूज करना, बोलना सप्लाई नहीं है। A large industrial plant needs an insurance worth 500 CR. It approaches ABC. It approaches ABC for the same. However, since ABC is unable to underwrite the entire risk alone, it enters into a reinsurance agreement with PQR. टोटल प्रीमियम इस 50 लाख और इसने PQR के साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। दोनों साथ में गए होते तो को इंश्योरेंस में चला जाता केस। द इंश्योरर ABC पेज अ रीइंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20 लाख टू PQR। तो वो बोलेगा ठीक है सर, मैं आपको 20 लाख रुपीज ट्रांसफर करूंगा प्रीमियम का, क्योंकि आप थोड़ी सी रिस्क हमारे से ले रहे हो। This allows the ABC to manage its risk and financial exposure, and while paying this, it deducts a ceding commission of 1 लाख। इसने 1 लाख रुपए कट किया खर्चे का अमाउंट। तो क्या 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगने वाला है? आंसर इज नो। 20 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। PQR इज द सप्लायर, ABC इज द रेसिपेंट इन दैट केस, क्योंकि PQR सप्लाई कर रहा है सर्विस। लेकिन यस, जो 1 लाख है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सप्लाई नहीं है, शेड्यूल नंबर 3 में कवर हो जाएगा। अगला एक कर लेते हैं ये केस। IGCR का है, अमेंडमेंट है इसके अंदर भी। सुहासी एंड इंपोर्टर, मैं पूरा नहीं करा था एक्चुअली, रीड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द डिफेक्टिव गुड्स जो आप एक्सपोर्ट करते हो। तो एक्सपोर्ट कब तक करना है? पहले ये कोट करना कि एज पर द टाइम लिमिट इज देयर इन द मेन नोटिफिकेशन, जिस भी रूल्स के अंदर आप इंपोर्ट कर रहे हो और उसमें हमारा IGCR लग रहा है। तो इफ दैट ओरिजिनल रूल इज साइलेंट देन वी विल टेल यू द टाइम लिमिट ऑफ व्हाट, द 1 ईयर। और 1 ईयर में थोड़ा सा एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। सो ठीक है, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन हो सकता है। तो वेदर सुहासी कैन री एक्सपोर्ट, यस। व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशंस कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, सिंपल क्वार्टरली स्टेटमेंट के अंदर उसको बताना है। पहले मंथली स्टेटमेंट होता था, अब क्वार्टरली है। और दूसरा कंडीशन ये लिखना मत भूलना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड नॉट बी लेस देन व्हाट इट हैज बीन इंपोर्टेड फॉर। तो पैसा पे करते वक्त, इंपोर्ट करते वक्त लेट्स से $100 पे किया है, तो एक्सपोर्ट के टाइम पे भी आपको $100 का ही सेट ऑफ करवाना पड़ेगा, उतना आपको रियलाइज करना पड़ेगा। और प्रोसीजर, वो कह रहा है प्रोसीजर क्या है इस सबको क्लियर करने का? कुछ नहीं, सिंपल डिस्क्लोजर इन द स्टेटमेंट एंड पे इट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपके 3-4 अमेंडमेंट वाले एरियाज थे, मैंने 33 मिनट्स आपसे लिए हैं। आई होप दिस वाज यूजफुल। अच्छे से करके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।